नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए जानी मानी लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी अपराजिता। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मोबाइल की घंटी सुनकर स्नेहा ने मोबाइल उठाया। क्या आप डॉक्टर निशित रंजन के घर से बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम पल्लव है। मैंने डॉक्टर निशीत के मोबाइल में फीड इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया है। उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उन्हें मिशन अस्पताल में दाखिल करा दिया है। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। एक्सीडेंट? वह ठीक तो है ना? अभी 1 घंटे पूर्व ही उन्होंने मुझसे बातें की थी। कहते हुए स्नेहा के मन में संशय था। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने वहां उपस्थित कुछ आदमियों की सहायता से उन्हें गाड़ी से निकाला तथा तुरंत ही उन्हें अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर आया। उन्हें इमरजेंसी में दाखिल करवाकर आपको फ़ोन कर रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? स्नेहा ने पूछा। धैर्य रखिए, वो ठीक है, बस आप जल्दी आ जाइए। अभी आती हूँ, मेरे आने तक उनका ख्याल रखिएगा। कहते हुए उसके स्वर में गिड़गिड़ाहट आ गई थी। जी अवश्य, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मन कह रहा था कि ये सब झूठ है, पर कोई इस तरह की गलत सूचना क्यों देगा? किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत उसका मन रोने रोने को हो आया था। मन ही मन बुदबुदा उठी। मेरे साथ ही सदा ऐसा क्यों होता आया है? जीवन में अभी तक हुए हादसे क्या कम थे कि अचानक एक और हादसा? हे ईश्वर, मेरे निशीथ के जीवन की रक्षा करना। मन ही मन प्रार्थना करते हुए स्नेहा ने पर्स में पैसे रखे तथा दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली ही थी कि ऊपर बालकनी में बैठी नेहा आंटी ने पूछा, अकेले कहाँ जा रही हो स्नेहा? क्या अभी तक निशीथ नहीं आए? नेहा आंटी की आवाज़ ने उसे सदमे से उबारा था। उसका उत्तर सुनकर वे बोली, रुको स्नेहा, इतनी रात ऐसे अकेले जाना उचित नहीं है। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नेहा आंटी की बातों से टूटे मन को आस बंधी। लगा इस शहर में वो अकेली नहीं है, वरन निशीथ के अलावा भी कोई है जिन पर वो विश्वास कर सकती है। वास्तव में वो उसके लिए ममतामयी माँ जैसी ही हैं। वो उसकी मकान मालिकिन हैं। बच्चों के बाहर सेटल हो जाने के कारण उन्होंने मकान का एक हिस्सा किराए पर उठा रखा है। उन्होंने उसे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया है। इसके पूर्व भी 1-2 बार निशीथ के अस्पताल से लौटने में देरी होने पर उन्होंने उसके मन में बैठे अज्ञात भय से निजात दिलाई थी। आज भी उसकी मनस्थिति समझकर वो तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गई। आलोक अंकल ने अपनी गाड़ी निकाल ली। गाड़ी वो स्वयं चला रहे थे तथा वो नेहा आंटी के साथ पीछे बैठी थी। वो बार बार उसके कंधे पर हाथ फेर कर उसे धीरज बंधा रही थी। न जाने कैसा होगा निशीथ, न जाने उसे कितनी चोट आई होगी। बार बार मन में विचारों का सैलाब आकर उसे मथने लगा। आज तक जो कुछ उसके साथ घटता रहा है वो सिर्फ हादसे थे या वास्तव में ही मनहूस है वो, जैसा कि उसे बार बार सुनने को मिलता रहा है। एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। गाड़ी की रफ्तार के साथ ही अचानक उसका अतीत बंद खिड़की की दरार से अड़ियल बच्चे की तरह दस्तक देने लगा। पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। इसी के साथ उस पर मनहूस होने का ठप्पा लग गया था। पापा माँ को बहुत प्यार करते थे, अतः वो उनकी जुदाई नहीं सह पाए। उन्होंने माँ की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया तथा कभी उसका मुंह न देखने का फैसला सुना दिया। दादा दादी ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो अपने फैसले पर अडिग रहे तथा देश छोड़कर विदेश में जा बसे। उन्होंने कभी उसकी खोज खबर लेने की भी कोशिश नहीं की। उसे दादा दादी की गोद मिली। जब वो 8 वर्ष की थी तब वे दोनों एक दुर्घटना के शिकार हो गए, किंतु वो बच गई। उससे उसका आश्रय स्थल भी छिन गया था, पर वो दुनिया के कट सत्यों को झेलने के लिए बची रह गई। पापा उस समय आए थे, नाना नानी थे नहीं। उसकी एकमात्र मौसी ने जब पापा से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ मना करते हुए कहा, इस मनहूस के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम चाहे इसे अपने पास रखो या अनाथाश्रम में डाल दो। पापा के शब्द उसके अंतःस्थल को चीरते चले गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई कैसे अपने ही खून से मुंह फेर सकता है। उन्होंने पत्नी को खोया था तो वो भी तो माँ की गोद से वंचित रह गई थी। मौसी उसे अपने साथ अपने घर ले आई, किंतु उसकी दुख भरी दास्तां को अभी भी विराम नहीं मिला। मौसी ने तो उसे स्वीकार कर लिया था, किंतु उनके बच्चे अभय और अंकिता स्थायी रूप से उसे अपने साथ रखने के अपनी माँ के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाए। अंकिता को जब उसके साथ कमरा शेयर करने के लिए कहा गया तब वो ये कहते हुए बिदक उठी थी, मुझे अकेले पढ़ने की आदत है। यदि ये मेरे साथ रही तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। वैसे ही मेरे कमरे में जगह नहीं है। अगर कभी गलती से वो
उसकी या अभय की किसी वस्तु को छू देती थी तो वो उसे पीट भी देते थे। मौसा जी को भी उससे कोई विशेष हमदर्दी नहीं थी। वैसे भी वे उन लोगों में से थे जिन्हें पत्नी के मायके से मिले उपहार तो अच्छे लगते हैं, किंतु वहाँ की छोटी से छोटी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और फिर उसकी जिम्मेदारी मात्र कुछ दिनों की तो थी नहीं, वरन जिंदगी भर की थी, जिसे निभाना सहज नहीं था। अतः वो भी मौसी से नाराज थे। उसने एक बार मौसा जी को मौसी से कहते सुना था, जब इसके पिता ने ही इसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया, तब तुम्हें क्या पड़ी थी इसका बोझ उठाने की। हम कोई धन्ना सेठ तो है नहीं, मेरी कमाई से घर चलाना और अपने बच्चों को पालना ही मुश्किल हो रहा है, अब इसका बोझ और। मौसा जी के वितृष्णा से कहे वचनों को सुनकर मौसी चुप रह गई थी, लेकिन वो उस दिन तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोई थी। वो सचमुच मनहूस ही तो थी, तभी तो उसे माँ पापा का सुख नहीं मिला। माँ तो नहीं रही, पर पापा ने जीवित रहते हुए भी उसे मरा समझ लिया था। दादा दादी की आश्रय स्थली भी उससे छिन गई, और अब जब मौसी ने थोड़ी सी खुशियाँ उसकी खाली झोली में डालनी चाहीं तो उनकी अपनी खुशियों में ग्रहण लगने लगा है, जिसकी जिम्मेदार वो स्वयं है। इसका उसे एहसास हो चला था, किंतु वो कर भी क्या सकती थी। अपने एकमात्र आश्रय स्थल को छोड़कर वो जाती भी तो कहाँ जाती। अभय और अंकिता जहाँ शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे, वहीं मौसा जी ने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके कपड़ों और किताबों का खर्च निकालने के लिए मौसा जी के निर्देशानुसार घर में काम करने वाली नौकरानी को हटा दिया गया। घर का सारा काम उसके और मौसी के जिम्मे आ गया। सुबह वो जल्दी उठकर मौसी का हाथ बटाने की चेष्टा करती तथा बाकी काम लौटने के बाद करती, जबकि अभय और अंकिता अपने हाथों से पानी भी नहीं पीते थे। अपने एक एक काम के लिए उसे तंग करना उनकी आदत बनती जा रही थी। मौसी की आंखों में अपने लिए दर्द महसूस किया था उसने, लेकिन वो भी अपने पति और बच्चों के सम्मुख विवश थी। हायर सेकेंडरी करने के पश्चात उसने डीएड की ट्रेनिंग करने के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली थी तथा साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। स्कूल घर से दूर था। आने जाने में समय तथा पैसा बर्बाद होने की बात कर उसने स्कूल के पास ही कमरा किराए पर लेकर रहने की पेशकश की तो किसी ने भी मना नहीं किया। मन पर पत्थर रखकर जब विदा हो रही थी, तब मौसी ने उससे धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, बेटी मैं विवश हूँ, मुझे सदा तेरी चिंता रहेगी, कभी कभार आकर मिल जाया करना। मैंने तेरा परिश्रम और विश्वास देखा है। किसी पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं पर विश्वास करना सीख। अपराजिता बन बेटी, अपराजिता बन, तभी तू इस बेदर्द जमाने से टक्कर ले पाएगी। मौसी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ये सच है कि मौसी के अतिरिक्त किसी ने उसे इस घर में कभी अपना नहीं समझा है, किंतु उसका तो यही घर है, चाहे जैसा भी है। कुछ दिनों तक वो प्रत्येक इतवार को ये सोचकर जाती कि दूर होने से शायद उनके संबंध सहज हो जाएं, शायद उसे उसके अपने मिल जाएं, किंतु मौसी के अतिरिक्त अब भी किसी को उसकी उपस्थिति पसंद नहीं है। इसका एहसास होते ही धीरे धीरे उसने वहाँ जाना कम कर दिया। समय के साथ उसने एमए एमएड कर लिया। उसे कॉलेज में व्याख्याता पद की नियुक्ति मिल गई। जीवन चल निकला था। धीरे धीरे अभय और अंकिता के विवाह हो गए। अंकिता ससुराल चली गई तथा अभय को अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। बच्चों के चले जाने के कारण मौसी अकेली पड़ गई थी। अब वो अक्सर घर जाने लगी। मौसा जी का व्यवहार भी अब उसके प्रति कुछ नर्म हो चला था। वे दोनों अक्सर उससे विवाह करने का आग्रह करते। मौसी ने तो एक दो जगह बात भी चलाई, किंतु पता नहीं क्यों वो मन से विवाह के लिए स्वयं को तैयारी नहीं कर पा रही थी। उसकी मनसा जानकर वे भी शांत हो गए। सच तो ये था कि उसने स्वयं को अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त कर लिया था कि उसके पास इन सब बातों को सोचने और समझने के लिए समय ही नहीं था। इसी बीच मौसा जी का देहांत हो गया। अभय और अंकिता आए तथा कुछ दिन रहकर चले गए। मौसी अकेली रह गई। एक दिन वो उनसे मिलने गई तो वो बोली, बेटी अकेला घर काटने को दौड़ता है, तू यहीं आ जा। उनका मन रखने के लिए वो उस घर में उस आंचल की छाँव में पुनः लौट आई थी, जिसे उसे मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ा था। उसके लौटकर आने से मौसी संभलने लगी तथा उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। सच तो ये है कि घर में सब कुछ हो लेकिन सुकून ना हो तो अच्छा भला आदमी भी अस्वस्थ हो जाता है। फिर मौसी तो मौसा जी की मृत्यु के पश्चात न केवल शारीरिक तथा मानसिक रूप से टूट चुकी थी, वरन अकेलेपन की त्रासदी भी भोग रही थी। जैसे ही अभय और अंकिता को उसके लौटने का पता चला, वे दोनों परिवार सहित आए तथा उसे और मौसी को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। उनके मन में डर समा गया था कि यदि वो यहाँ रही तो माँ से मकान और जायदाद कहीं अपने नाम न करा ले। मौसी ने उनके आशय को समझकर उत्तर दिया था,
तुम दोनों का डर व्यर्थ है। अरे इसने तो सदा तुम्हारा जूठा खाया है, तुम्हारी उतरन पहनी है, तब भी इसने कभी कोई विरोध नहीं किया, तुम्हारी किसी वस्तु पर अपना हक नहीं जमाया। तो अब जब इसने अपना मार्ग स्वयं अपनी मेहनत के बल पर तलाश कर लिया है तथा उस पर दृढ़ कदमों से चल रही है, तब तुम्हारे इस टूटे फूटे घर पर अपनी नज़र क्यों डालेगी? वैसे भी बेटा, जिनके पैर बालू पर जमे रहते हैं उन्हें ही अपने पैर के नीचे से बालू खिसकने का डर रहता है। मैं तुम्हें यह भी बताना अपना कर्तव्य समझती हूँ कि स्नेहा यहाँ स्वयं रहने नहीं आई है, इसे मैंने बुलाया है। वैसे मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इस क्रूर व्यवहार से मेरे दिल को बहुत ठेस लगी है। तुम लोगों ने तो एक बार भी नहीं कहा कि माँ हमारे साथ चलो, यहाँ अकेले कैसे रहोगी? शायद तुम दोनों को अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। आज तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि मैं तुम लोगों के बजाय इसे अपने ज़्यादा नज़दीक पाती हूँ। तुम तो मेरी अपनी औलाद हो, फिर भी तुमने कभी मेरे मन को समझने का प्रयत्न नहीं किया। ये तुम्हारी अपनी मौसी की लड़की है, क्या तुम इसे प्यार के दो मीठे बोल नहीं दे सकते थे? मेरे निर्णय का मान नहीं रख सकते थे? तुमने सदा पाना ही चाहा लेकिन देना नहीं। अहंकार के वशीभूत तुम ये भी भूल गए कि प्यार एक तरफा नहीं होता। मैंने तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब अगर मैं अपनी इस बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ तो तुम्हें ऐतराज़ क्यों है? आत्मविश्वास भरे मौसी के स्वर सुनकर वो तो क्या, अभय और आकांक्षा भी अवाक रह गए थे। मौसी ने उस समय तो उन्हें चुप करा दिया था, लेकिन उनके मन में छाई नफरत की तपन को उसने महसूस किया था। वो तो कब की उनकी ज़िंदगी से निकल जाती, किंतु मौसी का प्यार ही सदा उसके पैरों में बेड़ी पहना देता था। उसे समझ में नहीं आता था कि अभय और अंकिता उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उनके प्यार की एक नज़र पाने के लिए वो बचपन में उनके कपड़े प्रेस किया करती थी, जूते पॉलिश करती, यहाँ तक कि उनका छोटे से छोटा काम हंसते हंसते करने का प्रयास करती, लेकिन इसके बावजूद भी वे उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। उसे आज भी याद है, एक बार दीपावली पर मौसी अभय और अंकिता के लिए कपड़े लेने गईं तो उसके लिए भी एक ड्रेस खरीद लाईं। उसकी ड्रेस को देखकर पूरे घर में जो हंगामा मचा, उसे देखकर वो तो क्या, मौसी स्वयं स्तब्ध रह गई थी। उसके पश्चात उसे सदा अंकिता की उतरन ही पहनने को मिलती रही थी। यदि कहीं कुछ छोटा बड़ा होता तो मौसी उसे काट छाँट कर उसके पहनने लायक बना देती थी। समय तो गुजर गया था, किंतु खट्टी मीठी यादें उसके जहन में चुभ कर जब तब लहूलुहान कर ही जाती थी। इस समय भी उनकी बातें सुनकर उसने जाना चाहा था, किंतु मौसी के प्यार ने उसे रोक लिया था। ये सच है कि मौसी के प्यार ने ही उसका खोया आत्मविश्वास लौटाया था, किंतु ये भी उतना ही सच है कि उसकी उपस्थिति ने उनके हंसते खेलते परिवार में ग्रहण लगा दिया था। इस अपराध बोध से वो कभी मुक्त नहीं हो पाई थी। यही कारण था कि वो अनजाने ही अंतर्मुखी होती चली गई। एक दिन वो कॉलेज से लौटी ही थी, घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक युवक खड़ा था। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि वो उसे देखती ही रह गई। इतनी देर में मौसी भी कमरे से बाहर निकल आई तथा पूछ बैठी, कौन है स्नेहा? अरे बेटा तुम, आओ आओ। स्नेहा ये निशीथ है, पिछले हफ्ते ही यहाँ आया है, सामने वाले फ्लैट में रहता है। ये मेरी बचपन की सहेली मीना का लड़का है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, हाल ही में यहाँ पोस्टिंग हुई है। मौसी ने उसे देखकर अंदर बिठाते हुए उससे उसका परिचय करवाया था। निशीथ के व्यक्तित्व में न जाने ऐसा क्या था कि वह अनायास ही उसकी ओर आकृष्ट होती चली गई। उसकी एक ही नज़र ने उसके अंदर की स्त्री को जीवित कर दिया था। उसकी एक झलक पाने के लिए वो घंटों बालकनी में दूसरे दिन का लेक्चर तैयार करने के बहाने बैठी रहती। साज श्रृंगार से उसे सदा नफरत रही थी। उसका मानना था कि दूसरों को आकर्षित करने के लिए लोग व्यर्थ ही इतनी लीपापोती करते हैं, किंतु इधर कुछ दिनों से उसमें तथा उसके विचारों में परिवर्तन आ गया था। घंटों शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को विभिन्न दृष्टिकोणों से निहारने में उसे अद्वितीय आनंद की प्राप्ति होने लगी थी। कभी कभी हल्की सी लिपस्टिक या छोटी सी बिंदी भी लगा लेती थी। उसके व्यवहार में आया परिवर्तन मौसी से छिपा नहीं रहा। एक दिन वो पूछी बैठी, क्या बात है स्नेहा, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? अगर हो गया हो तो बतला दे, अब तो डोली उठ ही जानी चाहिए। नहीं मौसी, कहकर उसने बात टालनी चाहिए, किंतु सच तो यह था कि उसका मन भी प्यार के हिंडोले में उड़ान भरने को आतुर हो उठा था। निशीथ का उनके घर आना जाना प्रारंभ हो गया था। मौसी खाने में कोई स्पेशल चीज़ बनाती तो उससे ही निशीथ को देकर आने का आग्रह करती। पहले तो वो नानुकुर करती थी, किंतु बाद में उसकी एक झलक पाने के लिए अपने उत्सुक मन की खातिर वो मौसी की बात मानकर जाने लगी। ये बात अलग है कि वो अंदर नहीं जाती थी, वरन मौसी का दिया सामान बाहर से देकर आ जाती थी।
जबकि वो उनके घर बर्तन लौटाने के बहाने आकर घंटों गप्प मारता। वो चाहकर भी ज़्यादा बातें नहीं कर पाती थी, बस कनखियों से उसे देखकर कभी कभी मुस्कुरा देती। उसे ऐसे देखते पाकर एक दिन निशीत ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आपकी बेटी गूंगी तो नहीं है? नहीं बेटा, इसकी तो चुप रहने की आदत सी पड़ गई है। अब तुम ही बताओ, ऐसे ही चुपचाप रही तो भला आजकल के ज़माने में कौन इससे ब्याह करेगा? मौसी ने उसकी ओर देखते हुए मायूस शब्दों में कहा था। मौसी का इतना कहना था कि स्नेहा उठकर अंदर चली गई तथा निशीत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आंटी, आप यदि चाहें तो आपकी इस गूंगी बेटी को बोलना सिखा दूं। तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा? मौसी ने किंचित आश्चर्य से पूछा था। आंटी, यदि स्नेहा की स्वीकृति हो तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, निशीत ने सीधे सपाट शब्दों में कहा। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? हम क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण। क्या मीना इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? और फिर तुम्हें यह भी बता देना चाहती हूँ कि स्नेहा मेरी अपनी पुत्री नहीं वरन मेरी बहन की बेटी है। मैंने इसे अपनी बेटी समझकर ही पाला है। आंटी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि यह आपकी बेटी है या अन्य किसी की, या उसकी जाति क्या है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ तथा उसके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। यद्यपि मौसी उसके दिल की बात जानती थी, किंतु फिर भी उन्होंने निशीत की इच्छा उसे बताई तो उसने मौन स्वीकृति दे दी। उनकी सहेली मीना ने अपने पुत्र की इच्छा का मान रखा। वो उसे बहू बनाकर घर ले आई। पहली बार उसे लगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। निशीत ने उसके मन के कोरे कैनवास पर रंग ही रंग भर दिए, जिसमें डूब कर वो सतरंगी आसमान में जा बैठी थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि निशीत का स्थानांतरण हो गया। नई जगह, नया सेटअप, बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। कहाँ पहले वो अपनी नौकरी के कारण पूरे दिन व्यस्त रहा करती थी, अब एकदम खाली हो गई थी। यहाँ तक कि समय काटना भी मुश्किल लगने लगा था। साथ ही मौसी की भी बेहद याद आती। फ़ोन पर मौसी को अपने मन की बात बताती तो कहती, बेटा, अब तू मेरी चिंता छोड़ और अपनी घर गृहस्थी में मन लगा। वैसे भी बेटा, आज तक कौन माँ पिता के पास सदा रह पाया है? नौकरी में तो ये सब चलता ही है। सोच कर वो मन लगाने की कोशिश करने लगी थी। ब्रेक की आवाज़ ने उसकी अनवरत चलती विचार श्रृंखला पर भी रोक लगा दी। कुछ देर पहले वहाँ शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया था। मार्ग साफ होने पर लोग जहाँ से भी जगह मिलती निकलने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की बेसब्री देखकर उसे लगा, सच चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन चलता ही रहता है। किसी को किसी की परवाह नहीं रहती है। जिस पर बीतती है वही सब कुछ झेलने और सहने के लिए रह जाता है। अचानक दिल का दर्द चेहरे पर उतर आया था। घबराहट और पसीने में लगभग नहाई स्नेहा ने विचलित स्वर में पूछा, आंटी, अस्पताल अभी कितनी दूर है? बस पहुंचने वाले हैं, आलोक अंकल ने उत्तर दिया। उसकी स्थिति देखकर नेहा आंटी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ढाढ़स बंधाने लगी। अस्पताल पहुंचकर रिसेप्शन पर पूछ ही रहे थे कि वो आदमी जिसने फ़ोन किया था आ गया। उसने बताया कि डॉक्टर निशीत अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं। उनकी शर्ट पर लगे बैज पर डॉक्टर लिखा देखकर तुरंत उनका इलाज शुरू हो गया। उनके शरीर से बहते खून को देखकर डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की बात कही और तुरंत ही ऑपरेशन के लिए ले गए। वो आदमी उस समय उसे देवदूत जैसा लगा, जिसने निशीत को समय पर अस्पताल पहुंचाकर मदद की थी, किंतु वो उसकी बात सुनकर अपना होश खोने लगी। नेहा आंटी ने किसी तरह उसे संभाला। कुछ संभलने पर उसने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया तो उसने नम्र स्वर में कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा कर्तव्य था। आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। ऑपरेशन थिएटर से सिस्टर के बाहर आते ही आलोक अंकल ने उससे बात की तो उसने कहा, अभी ऑपरेशन चल रहा है, 2 बोतल खून की आवश्यकता है। मरीज का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आप तुरंत इंतज़ाम करें। स्टाफ ने बताया कि खून ब्लड बैंक से मिल जाएगा, किंतु डोनर का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि आपको 2 बोतल खून चाहिए तो 2 डोनर भी होने चाहिए। पल्लव और स्नेहा खून देने के लिए तैयार हो गए। उनके ब्लड देते ही ब्लड बैंक से 2 बोतल खून लेकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दी गई। तब तक अस्पताल में भी निशीत के एक्सीडेंट की खबर पहुंच चुकी थी। सीएमओ तथा सीएमएस भी आ गए। उन्होंने स्नेहा को दिलासा देते हुए कहा, इस अस्पताल में हमारे अस्पताल से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। लगभग 1 घंटे पश्चात ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद होते ही डॉक्टर बाहर आए। सीएमएस और सीएमओ ने उनको सामने पाकर पूछा, डॉक्टर निशीत अब कैसे हैं? सर, उनको अभी होश नहीं आया है, अतः अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो खून ज़्यादा बह जाने के कारण उनको बचाना भी मुश्किल हो जाता, डॉक्टर समीर ने उत्तर दिया। डॉक्टर निशीत की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
सर आपको तो पता ही है, इस अस्पताल में जो भी आता है वो हमारा अपना होता है, उसकी देखभाल हम अपनों की तरह करते हैं। फिर ये तो डॉक्टर हैं, धन्यवाद तो हमें इनका करना चाहिए जो इन्हें समय से अस्पताल ले आए। डॉक्टर समीर ने मुस्कुराकर पल्लव की ओर देखते हुए कहा, वेल डन मैन, आज हमें आपके जैसे लोगों की ही आवश्यकता है, सीएमओ डॉक्टर विनीत ने कहा। पल्लव ने हाथ जोड़ दिए। अब तक आलोक अंकल ने स्नेहा से नंबर पूछकर निशीत के माता पिता तथा उसकी मौसी को इस दुर्घटना की सूचना दे दी। मैम आप चिंता न करें, हम सब आपके साथ हैं। आपकी सहायता के लिए हम एक हेल्पर भेज रहे हैं, कुछ भी आवश्यकता पड़े तो हमें सूचित कीजिएगा, डॉक्टर विनीत ने स्नेहा की ओर देखते हुए कहा। अच्छा अब मैं भी चलूँ मैम, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मेरा नंबर वही है जिससे मैंने आपको फ़ोन किया था, पल्लव ने उससे इजाज़त मांगते हुए कहा। सबके जाने के पश्चात आलोक अंकल स्नेहा के खाने के लिए कुछ सामान ले आए। उसके मना करने पर नेहा आंटी ने उससे ज़बरदस्ती खाना खाने का आग्रह करते हुए कहा, बेटी मैं जानती हूँ कि तुम्हारा खाने का मन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसे समय में भूखा रहना ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ही तुम्हारी कोख में पल रहे नवजात शिशु के लिए। चिंता मत कर बेटी, निशीत ठीक हो जाएगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। अब तक निशीत को आईसीयू यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर होने के कारण उसकी विशेष देखभाल भी हो रही थी, किंतु अस्पताल के नियमानुसार आईसीयू में किसी को रहने की इजाज़त नहीं थी। अतः नेहा आंटी ने उससे घर चलने के लिए कहा, किंतु निशीत को ऐसी स्थिति में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। अंततः वे दोनों उससे ये कहकर चले गए कि अगर कुछ भी आवश्यकता हो तो हमें फ़ोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। डॉक्टर की परमिशन से वो निशीत को आईसीयू में देखने गई। निशीत को नलियों से जकड़ा देखकर चिंता से नसों में तनाव होने लगा था। सासू माँ के शब्द याद आए, बहू अपनी धरोहर तुझे सौंप रही हूँ, आशा है अपनी जान से ज़्यादा तू इसकी परवाह करेगी। किंतु वो अपना वचन कहाँ पूरा कर पाई। निशीत के पूरे शरीर को पट्टियों में जकड़ा देखकर आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, किंतु कोई पोंछने वाला नहीं था। जो निशीत उसकी पेशानी पर आई पसीने की एक बूंद देखकर भी परेशान हो उठता था, वही आज उसकी स्थिति से बेखबर विवश पड़ा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर के कहे शब्द उसे मन ही मन मथे जा रहे थे। कल जब उसके सास ससुर आएंगे तब वो कैसे उनका सामना करेगी। बार बार मन से एक ही आवाज़ निकल रही थी, हे ईश्वर, तुम मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो। चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे निशीत की जान बख्श दो। वही मेरी आत्मा, मेरी जीवन है। इन्होंने मुझे जीवन के अंधकूप से बाहर निकाला है। क्या तुम फिर मुझे उसी अंधेरे कुएं में ढकेलना चाहते हो। निशीत के बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी, कैसे कोख में पल रहे शिशु की देखभाल कर पाऊंगी। क्या उसे भी मेरे समान किसी के टुकड़ों पर पलना होगा। अचानक एक अस्पष्ट सी चीख निशीत के मुंह से निकली। उसे सुनकर नर्स दौड़ी आई। उसे बाहर जाने का निर्देश देकर वो डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर आए, चेक किया तथा नर्स को इंजेक्शन लगाने का आदेश देकर चले गए। वो अस्पताल के नियमानुसार आईसीयू के बाहर बने लाउंज में आकर बैठ गई। पेट में हलचल हुई, उसका हाथ पेट पर गया। अचानक उसे लगा कि आवाज़ आ रही है, माँ घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तू तो मेरे साथ है, पर तेरे पापा पापा भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम तो अपने को संभालो, तुम रोओगी तो मैं भी रोने लगूंगा। अभी उसका अपनी कोख में पल रहे शिशु से वार्तालाप चल ही रहा था कि उसके सास ससुर मौसी को साथ लेते हुए आ गए। उनको देखते हुए बिलक बिलक कर रो पड़ी। मौसी आंखों में आंसू लिए उसके कंधे सहला रही थीं। उसकी सासू माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, रो मत बेटी, हिम्मत रख, ये हम सबकी परीक्षा की घड़ी है। कल ही तुषार आया है, वो सब संभाल लेगा। सासू माँ के शब्द सुनकर कुछ हिम्मत बंधी, क्योंकि तुषार निशीत का मित्र ही नहीं, एक कुशल सर्जन भी है। उन दोनों ने साथ साथ एमबीबीएस किया था। तुषार एमएस करने के लिए स्टेट्स चला गया था, जबकि निशीत ने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। यद्यपि वो तुषार से मिली नहीं थी, उससे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा ही बात हुई थी, लेकिन उसने निशीत से उसके बारे में जितना सुना और जाना था, उससे उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो अजनबी है। तुषार को उनके विवाह में सम्मिलित ना हो पाने का दुख था। बार बार यही कहता था, यार विवाह तो तूने मेरे बिना कर लिया, लेकिन एक ग्रैंड पार्टी के लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। अब लौटा भी तो पहली खबर उसे भाई समान मित्र के एक्सीडेंट की ही मिली। उसी पल वो बिना रुके चल पड़ा। आते ही वो डॉक्टर से बात करने लगा। जब तुषार ने डॉक्टर से मिलकर निशीत के सफल ऑपरेशन के बारे में बताया तो स्नेहा की तनाव से खिंची नसों को थोड़ा विश्राम मिला, दिल को थोड़ा सुकून मिला। तब सासू माँ के आग्रह पर वो घर चली गई।
उस रात उसे ऐसी नींद आई जैसे कि वो वर्षों से सोई नहीं है। वैसे भी जब अपनों का साथ हो तो इंसान कठिन से कठिन विपदाओं को भी हंसते हंसते झेल लेता है। कुछ ही घंटों में शाश्वत सत्य से उसका परिचय हो गया था। 15 दिन बाद निशीत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सबने चैन की सांस ली। निशीत को आराम की आवश्यकता थी, अतः माँ पापा द्वारा ये निर्णय लिया गया कि यहाँ रहने से तो अच्छा है कि निशीत को दिल्ली अपने घर ले चलें। वहाँ भी एक बार उसका पूरा चेकअप करा लिया जाए। कुछ अन्य टेस्ट जिनकी इस अस्पताल में सुविधा नहीं है तुषार के अनुसार कराने आवश्यक थे, क्योंकि सफल ऑपरेशन के बावजूद निशीत के सिर का दर्द समाप्त नहीं हो रहा था। दिल्ली पहुंचने ही वाले थे कि जिस गाड़ी से वे जा रहे थे उस गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो जाने के कारण गाड़ी सड़क के किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। सभी को थोड़ी बहुत चोटें आईं, लेकिन पीछे की सीट पर लेटे निशीत का सिर आगे की सीट से इतनी जोर से टकराया जिससे कि उसके सिर से बेतहाशा खून बहने लगा। शायद घाव पूरी तरह भरा नहीं था। तुषार अपनी चोट की परवाह किए बिना निशीत के सिर से बहते खून को रोकने का प्रयत्न करने लगा। निशीत की हालत देखकर एक भले मानुष से तुरंत लिफ्ट मिल गई थी, किंतु फिर भी अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। उधर निशीत की हालत देखकर घबराई स्नेहा के पेट में हलचल शुरू हो गई थी। उसे भी आपात कक्ष में तुरंत भर्ती करवाना पड़ा। स्नेहा की नाजुक स्थिति देखकर ऑपरेशन द्वारा आपात डिलीवरी कराने का डॉक्टर ने निर्णय लिया। जिस समय स्नेहा ऑपरेशन थिएटर में एक नए जीवन को देने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी समय निशीत के जीवन की डोर टूट गई। जीवन मरण पर किसी का जोर नहीं है। जिसे जाना होता है उस पर चाहे लाख पहरे लगा दो वो चला ही जाता है, और आने वाला लाख पहरे तोड़कर आ ही जाता है। अगर इंसान की इच्छानुसार ही सब होता जाए तो संसार में दुखों का नामो निशान ही मिट न जाए। सच, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। शायद यही जीवन का शाश्वत सत्य है। स्नेहा की नाजुक हालत को देखकर निशीत की मृत्यु की खबर को उससे छिपाने का उसके घर वालों ने काफ़ी प्रयास किया, किंतु कब तक उससे इतनी बड़ी बात को छिपा कर रखा जा सकता था। भेद खुलना था, खुल ही गया। उनके चेहरे पर छाई उदासी ना चाहते हुए भी सब कह गई। वो जीते जी ही मर गई थी। उसका न खाने का मन करता और न ही किसी से बात करने का। बस टकटकी लगाए अपनी पुत्री को देखती रहती। क्या ये भी उसी की तरह मनहूस है जो पैदा होते ही पिता को खा गई, या उसकी अपनी मनहूसियत ने उसे एक बार फिर अकेला कर दिया। मन कहता कि जो हो गया सो हो गया। अन्य घटनाओं की तरह इस घटना को भी एक हादसा समझकर भूल जाए और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी प्रारंभ करे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या उसकी बच्ची को भी उसी के जैसा ही जीवन जीना पड़ेगा? कभी माँ समान सासू जी, कभी पिता समान ससुर जी, तो कभी मौसी आकर उसके मन के सूनेपन को अपनी हल्की फुल्की बातों से भरने का प्रयास करते। लेकिन उसकी हंसी तो निशीत के साथ ही चली गई थी। उसकी यादें उसे न चैन से जीने दे रही थीं और न ही मासूम की मासूमियत उसे मरने दे रही थी। कभी सोचती ऐसे जीवन से तो मरना ही श्रेयस्कर है, किंतु अब वो अकेली तो नहीं है। उसके पास तो निशीत का अंश है जिसके लिए उसे जीना ही है। बार बार वो ये वाक्य मन ही मन दोहराती, लेकिन क्षण भर में ही उसके स्वयं के किए प्रण उसे धोखा दे जाते और वो एक अंधी खाई में डूबने उतरने लगती। आज उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। अब वो कहाँ जाएगी? क्या ससुराल वाले उसे अपने साथ ले जाएंगे, या वो मौसी के पास मौसी के साथ चली जाए? अभी सोच ही रही थी कि सासू माँ तथा पिता समान ससुर जी उसे डिस्चार्ज करवाने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर उसे लेने उसके पास आए। उनकी आंखों में छिपे दर्द को पहचान कर वो चुपचाप उनके साथ चली आई। उसके पास कुछ दिन रहने के पश्चात जब मौसी जाने लगी तो वो पहली बार फूट फूट कर रोने लगी। अपने मन की बात उनके सामने रखने पर वो बोली, बेटी, तू पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा सोचती है? कोई इंसान मनहूस कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो तेरी गोद में हंसती खेलती बच्ची ना होती। दुख सुख के पल हर इंसान के जीवन में आते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि किसी के जीवन में हादसे कुछ ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन हर हादसे के बाद एक नया जीवन प्रारंभ होता है। ये भी एक अटल सत्य है। हिम्मत रख मेरी बच्ची, जो चला गया उसे तो कोई लौटा कर नहीं ला सकता, लेकिन जो कुछ है उसी में अपनी खुशी ढूंढ। खुशनसीब है तू कि तुझे इतने प्यार करने वाली ससुराल मिली है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। कहते हुए मौसी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मौसी की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे दिलासा दे रही हैं या स्वयं को। समय के काल चक्रों को कौन रोक पाया है? वो तो अनवरत गति से चलता रहता है।
दिन रात उसके जीवन में भी आ रहे थे, लेकिन ना तो दिन का उजाला उसके जीवन को रोशन कर पा रहा था और न ही रात का अंधेरा उसके जीवन के अंधेरे को ढक पा रहा था। जी तो वो रही थी, लेकिन जीने की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई थीं। संतोष था तो सिर्फ इतना कि उसकी बच्ची को दादा दादी का प्यार मिल रहा था। कभी कभी तुषार आकर अपने कहकहों से उसके मन के सूनेपन को भरने का प्रयास करता। उसी ने बच्ची का नाम निशा रखा था, निशीथ की निशा। प्यार से सब उसे निशु बुलाने लगे। चाहे ट्रिपल एंटीजन का टीका लगवाना हो या पोलियो ड्रॉप पिलवानी हो, माँ जी उसे उसके साथ भेजती और वो भी खुशी खुशी उसके साथ चला जाता था। उसे आश्चर्य होता जब वो निशीथ के समान ही आइसक्रीम की दुकान पर गाड़ी खड़ा करके आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता, या कभी हल्के रंग साड़ी पहन लेती तो कहता, कोई और रंग नहीं मिला था पहनने के लिए, क्या बुड्ढों जैसी पसंद है तुम्हारी। एक दिन उसे सफ़ेद रंग की साड़ी पहने देख कर बोला, ये सफ़ेद रंग देख देख कर बोर हो गया हूँ। अस्पताल में भी यही रंग और यहाँ भी यही रंग, आखिर कुछ तो अंतर होना चाहिए घर और अस्पताल में। तुषार का वाक्य सुनकर वो चौंकी गई थी। यही वाक्य उसे निश्चित से सुनने को मिला था जब उसने एक बार स्कूल के किसी फंक्शन के लिए खरीदी सफ़ेद साड़ी पहन ली थी। सच में दोनों की रुचियों में गजब की समानता थी। मन की बात उससे कही तो वो बोला, रुचियाँ एक जैसी क्यों नहीं होगी, मेरा बचपन का दोस्त था वो। शायद आप नहीं जानती कि हमने कक्षा 1 से मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई साथ साथ की थी। MS करने मैं बाहर क्या गया कि वो मुझे सदा के लिए छोड़कर ही चला गया। कहते हुए उसकी आंखों में नमी तिराई थी। एक दिन वो निशा को सुलाकर लेटी ही थी कि माँ जी उसके कमरे में आईं और बोली, बेटी मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे अपनी ओर देखते देख कर वो पुनः बोली, बेटी ये सच है कि निशीथ जहाँ हमारा पुत्र था वहाँ तेरा पति भी था। उसके जाने से जहाँ हम दुखी हैं उससे भी ज़्यादा तेरी तरफ से चिंतित भी हैं। बेटी, स्त्री के लिए पति का, जीवन साथी का क्या महत्व है, ये एक स्त्री से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। एक स्त्री का सारा साज श्रृंगार, खुशियाँ पति के साहचर्य में ही निहित होती हैं। पहले तू हमारी बहू थी, लेकिन अब हमारी बेटी है। भला कोई भी माता पिता अपनी बेटी को ऐसे घुट घुट कर जीते हुए देखकर सुख से कैसे रह सकते हैं। बेटी, मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ एक प्रस्ताव रख रही हूँ। ये तेरे ऊपर निर्भर है कि तू इसे माने या न माने। एक गहरी दृष्टि उस पर डालकर वो पुनः बोली, बेटी, बच्चे को माँ के प्यार के साथ साथ पिता के प्यार की, संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, तभी उसका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। तुझे बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? आप मुझे बेटी भी कह रही हैं और आज्ञा भी ले रही हैं। आप माँ हैं, आप जो चाहे पूछ सकती हैं, स्नेहा ने कहा। बेटी, तुषार तुझे कैसा लगता है? अगर तेरी सहमति हो तो मैं तुषार से बातें करके देखूं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। निशीथ का स्थान मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मैं निशीथ की यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, पर दूसरे विवाह की बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। और फिर क्या आप स्वयं निशु के बिना रह पाएंगी? स्नेहा माँ जी के अप्रत्याशित प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित स्वर में बोली, ये सच है कि निशु के बिना रह पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन क्या हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक लगाती खुशियों को लौट जाने दें? मैं जानती हूँ बेटी, इस तरह का निर्णय लेना आसान नहीं है, अतः जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना। साथ ही ये मत भूलना कि जीवन इतना आसान नहीं है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। उन्हें जीवन के लिए जीवन में अनेकों समझौते करने पड़ते हैं। बेटी, कभी कभी ये समझौते उन्हें स्वयं अपनी इच्छानुसार तो कभी कभी परिस्थितिवश करने पड़ते हैं। आखिर हम तो पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाएं। तुषार को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए, निशु के लिए चाहत देखी है। निशु हमारी पोती ही नहीं, हमारे निशीथ का अंश भी है। हम नहीं चाहते कि कभी उसे किसी अभाव में जीना पड़े, दर दर की टोकरें खानी पड़ें। वैसे भी बेटी, किसी के जाने से जीवन रुक नहीं जाता, उसे चलना ही पड़ता है। उसके सिर पर प्यार के हाथ फेरते हुए माँ जी ने कहा। आंखों में भर आए आंसुओं को आंचल से पोंछती हुई वो चली गई थी। उनकी बातें सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपनी माँ को तो नहीं देखा था, मौसी से माँ जैसा प्यार अवश्य पाया था, पर सासू माँ से माँ जैसा प्यार मिलना उसके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसके पिता ने उसे अपनी माँ की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराकर उसे मनहूसियत का जो आवरण उड़ाया था, उसे भी आज उसकी सासू माँ ने अपने प्रेम से उतार कर उसे बेटी जैसा मान सम्मान ही नहीं दिया, वरन वो उनकी खाली झोली में संसार की सारी खुशियाँ डालकर उसके लबों पर मुस्कान भी लाना चाहती हैं।
वो उनका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करे। उसने तो सिर्फ निशीथ को चाहा है। तुषार के साथ वो माँ जी के कहने पर सिर्फ निशीथ का मित्र होने के कारण चली जाती है या बातें कर लिया करती है। उसने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं। फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी की इच्छाओं और भावनाओं से खेलना क्या उचित होगा? ऐसा करके क्या वो तुषार या उसके माता पिता की नज़रों से गिर नहीं जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो माँ जी का प्रस्ताव सुनकर भड़क जाएं और दो परिवारों की मित्रता में ग्रहण लग जाए। माँ जी को भ्रम हो गया होगा। तुषार भला उसके साथ विवाह क्यों करना चाहेगा? उसके लिए क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है? अगर वो उसके साथ विवाह कर भी लेता है तो क्या पूरी ज़िंदगी उसे इस एहसास के साथ नहीं बितानी पड़ेगी कि वो उस पर दया कर रहा है? माना आज वो निशु से स्नेह करता है, पर क्या कालांतर में जब उसके स्वयं के बच्चे होंगे तो क्या वो समान व्यवहार कर पाएगा? नहीं नहीं, वो अपने सुख के लिए निशु की ज़िंदगी में जहर नहीं घोलेगी। जैसी ज़िंदगी उसने स्वयं जी है, अपनी पुत्री को नहीं जीने देगी। अपनी बेटी को भी किसी की दया पर नहीं वरन सम्मान से पालेगी ही नहीं, वरन रहना भी सिखाएगी। आज वो अकेली नहीं है, उसके पास सासू माँ और ससुर जैसे अपने हैं। क्या अपने स्वार्थ के लिए इस उम्र में उन्हें अकेले छोड़कर जाना उचित होगा? नहीं, कभी नहीं। वो उनका सहारा बनेगी। जब माँ पापा उसे बेटी की तरह चाहते हैं तो वह उनसे उनकी पोती को कैसे दूर कर सकती है? उनका प्यार कैसे छीन सकती है? वो विवाह से पूर्व ही नौकरी क्या करती थी? अनुभव और योग्यता उसके पास है ही। प्रयत्न करेगी तो उसे नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इस निर्णय के साथ ही पिछले कुछ महीनों से उसके मन में चलता द्वंद्व थम गया। इसके साथ ही उसे मौसी के शब्द याद आए। मैंने तेरा परिश्रम और विश्वास देखा है। किसी पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर विश्वास करना सीख। अपराजिता बन बेटी, अपराजिता बन, तभी तू इस बेदर्द जमाने से टक्कर ले पाएगी। वो अपराजिता बनेगी। अपना निर्णय माँ जी को सुनाने के साथ उसे कार्यान्वित करने के लिए वो सुबह की नव किरण का इंतज़ार करने लगी। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई एक सामाजिक कहानी अपराजिता, एक हिम्मती युवती की कहानी। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।